राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे हैं और देखा ये जा रहा है कि राम राज्य की जगह रावण राज्य इन्होंने शुरू कर दिया है। एडवोकेट का एक बड़ा चोरी दामन का साथ रहता है और बड़ी बारीकी में हम लोग जानते हैं कि पुलिस करती क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम तो बंदूक तंत्र पे विश्वास करते हैं और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस फंसती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम लीगल एक्सपर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट कबीर अहमद मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कबीर साहब, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर पहुंचने से पहले एनकाउंटर कर देती है। इस फेक एनकाउंटर को किस तरीके से देखते हैं आप? नदीम भाई, सबसे पहले पल पल न्यूज की मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। आपका सवाल है कि क्या नाम है कि ये एनकाउंटर को आप किस तरीके से देखते हैं। नदीम भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि एनकाउंटर कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। और जो एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर नहीं, इसको तो पकड़ करके ना फर्जी तरीके से इसके साथ में जो वारदात हुई है, ये पूरी एक फेक प्रोसीजर है और फेक प्रोसीजर के तहत इसका एनकाउंटर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बंदा उज्जैन पहुंचा था और वहां महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, तो इसको परमिशन वहां पर दी किसने? क्योंकि वहां पर आज की डेट में कोरोना को लेकर के मंदिरों के अंदर बड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये चाहता था कि मैं सरेंडर करूं, मेरी एक तरीके से पहचान हो कि मैं सरेंडर करूं, कहीं पुलिस वाले उठा करके मुझे एनकाउंटर ना कर दें, है ना। और ये पहले से ही लोगों को डर था, लोग बाग अनुमान लगा रहे थे। हमारे क्या नाम है कई अधिकारी भी थे, उन्होंने भी कहा था कि इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। और वहां के खुद जहां उज्जैन से जो एमपी के वो थे, क्या नाम है अधिकारी थे, उन्होंने भी खुद कहा था कि ये बहुत मुश्किल है कि ये वहां तक पहुंच पाए। जी। तो टोटल है, फर्जी है। और इस पे बहुत सारे सवालिया निशान पैदा होते हैं कि जो एनकाउंटर किया गया है उसके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ये बताते हैं कि ये पूरी तरीके से एक फेक एनकाउंटर किया गया है। क्योंकि कबीर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा इधर कि जब इसने सरेंडर किया उज्जैन में जाकर के मंदिर में, तो इनके एडवोकेट ने ये आशंका जताई थी कि विकास दुबे का जो है वो एनकाउंटर हो सकता है। इसके लिए पिटीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई थी और 24 घंटे भी नहीं बीतते, महज 3 से 4 घंटे के अंदर विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। और ये पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अगर लीगल एक्सपर्ट पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये पूरा फेक एनकाउंटर है। नदीम भाई, देखो आपकी बात सही है कि वहां पर एक पिटीशन फाइल की गई थी इसको, क्योंकि डाउट था कि कहीं यूपी पुलिस या क्या नाम है जहां भी ये उसको पकड़ा जाता है इसका एनकाउंटर होने का पूरा खतरा था। इसीलिए वहां पर इन्हें लीगल हेल्प इसने दी थी और लेने के बावजूद उसको जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन उससे पहले ही इसका खेल खत्म कर दिया गया। और किसी भी एनकाउंटर को लेकर मैंने अभी आपसे कहा कि ये जुडिशियल प्रोसेस में नहीं आता है। अगर इसी तरीके से एनकाउंटर होते रहेंगे तो न्यायपालिका को उठाकर इन्होंने एक तरफ रख दिया कि न्यायपालिका की हमें जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ना कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम तो बंदूक तंत्र पे विश्वास करते हैं और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस था, मुझे याद आ रहा है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2012 के अंदर। उसमें उसमें ये कहा गया था कि इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर जी। टू किल द एक्यूज merely because he is the dreaded criminals. Undoubtedly, the police have to arrest the accused and put them up for trial. यानी कि अगर कोई भी बदमाश, कोई भी शातिर बदमाश है, कोई भी क्रिमिनल्स है,
आप उसको इस तरीके से मार नहीं सकते, उसको आप कोर्ट के अंदर लेके जाएं, वहां पर इसको ट्रायल के लिए पेश करें, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है ना। तो वहां पिटीशन का सुनने का मौका ही नहीं मिला, और जैसा लोगों का अंदाज लग रहा था, पहले से ही लोगों के अपने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस तरीके से इसके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है। देखो जो हुआ वहां पर, जो कानपुर के अंदर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। 8 पुलिस वाले हमारे शहीद कर दिए गए थे। आज हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति है, वो राजनीति अपने आप में ये शो करती है कि हमारे जवानों को जगह जगह शहीद किया जाता है, फिर उस पर राजनीति की जाती है, फिर उसके बाद में उन सबूतों को, उन सारे सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कितने खाकी वर्दी वाले इन्वॉल्व थे, कितने सफेद पोशाक वाले, खादी वाले इन्वॉल्व थे, ये सारे सबूतों को इस एनकाउंटर ने खत्म कर दिया है। क्योंकि कबीर साहब मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं इस एनकाउंटर को लेकर के आते हैं। अगर मैं बात करूँ उज्जैन से कानपुर लाए जाने की, जब एसटीएफ को सौंपा गया तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है पहनाई गई थी विकास दुबे को, बकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, बकायदा मीडिया में इसका बयान दिया गया कि उज्जैन पुलिस ने यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करके भेज दिया है। और जब गोली मारी गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो यही कहता है कि अगर अपराधी की ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके पैर में गोली मारने के आदेश है, पर विकास दुबे के सीधा सीने में 4 गोलियां दागी गई हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को जो उत्तर नदीम प्रदेश भाई, पुलिस इस केस में छुपा रही है? नदीम भाई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे भी 17-18 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, और पुलिस से एक एडवोकेट का एक बड़ा चोरी दामन का साथ रहता है, और बड़ी बारीकी में हम लोग जानते हैं कि पुलिस करती क्या है। वह बड़ी फिल्मी स्टाइल में इन्होंने एक फ्लॉप स्टोरी तैयार की थी, और फ्लॉप स्टोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इनको ये एनकाउंटर करना था, सबसे पहली चीज जो सवालिया निशान पैदा होते हैं कि उसने वहां जाने के बाद ये बताया कि मैं कानपुर वाला दुबे हूँ, विकास दुबे हूँ। अपने आप को उसने ये हाईलाइट कर दिया कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। उसने खुद कॉल किया था, कॉल करने के बाद में उसको वहां पर उठा करके लेके गए थे, यानी कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और चाहता था ये सरेंडर होना, ये मरना नहीं चाहता था, ये सरेंडर होना चाहता था। लेकिन जब कहते हैं कि जब पीछे वाले, जो ये तो एक मेन मुद्दा था, कातिल था, लेकिन इसके जो सरगना थे, जो उसको हवा दे रहे थे, हैं, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए एक पूरी फेक फिल्म स्टोरी बनाई गई। बुलेट प्रूफ को वहां से लेकर के आना, जिस गाड़ी में वो आ रहा था उस गाड़ी को चेंज करके दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाना। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो मीडिया कर्मी थे, उनकी गाड़ियां पीछे पीछे आ रही थी, 10 मिनट के लिए 10 किलोमीटर पहले उनको रोक देना, उनके साथ बदसलूकी अधिकारी एटीएस ऑफिसर द्वारा बदतमीजी करना। ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर क्या गेम चल रहा था, क्या प्लानिंग चल रही थी। उसको उठा करके वहां पर गाड़ी को पलट देना, जबकि जब कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में वो डिवाइडर पे टकराई, ऊपर गई, वहां पर उसका गाड़ी में कोई खरोंच नहीं है। जिस गाड़ी के अंदर सारे लोग बैठे हैं, इवन डेट की ड्राइवर भी बहुत मुश्किल चांस होते हैं कि बच पाता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी क्रिमिनल को जब हाथ और पैरों में हथकड़ियां डाल करके लेके आते हैं, तो वो एक अपाहिज होता है, एक मोहताज होता है, वो ऐसे समझो विकलांग होता है। उसके साथ में वहां से एक्सीडेंट होना, और फिर एक्सीडेंट होने के बाद में वो सुरक्षित निकलता है, उसको खरोंच तक नहीं आती है। बाकी के लोग किसके जी। साथ में चोट आई, वो अभी इसकी बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। किन लोगों के साथ चोट आई, ड्राइवर को चोट आई नहीं आई, उसको ले जाकर के सामने से सीने पे उसको गोली मारी जाती है, या पहले से ही उसको मार के लेकर आते हैं। जिस जगह पर वो गोली लगी थी वहां पर कोई ब्लड स्पॉट्स नहीं थे, कहीं भी ब्लड नहीं पाया गया। और बड़ी बातें यह है कि गाड़ी का बदला जाना, मीडिया कर्मी को रोक देना, फ्रंट से गोली मारना, कहीं भी ब्लड के निशान न होना, गाड़ी पर खरोंच तक न आना, ये बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और इस सवाल के संदेह में ये सारा सिस्टम पूरी हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि ये एनकाउंटर पहला एनकाउंटर नहीं है। जब
2019 के अंदर हैदराबाद के अंदर जो गैंग रेप एनकाउंटर हुआ था वो भी फेक था। जितने भी एनकाउंटर होते हैं ये फेक होते हैं, एज पर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती, जुडिशियल प्रोसेस में नहीं आते हैं, ये गलत है सारा सिस्टम। क्योंकि अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये फेक एनकाउंटर की कहानी को रचा गया है, जो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस जो गलत धारणाओं से एनकाउंटर किया, अगर धाराओं की बात करें तो क्या-क्या धाराएँ इनके ऊपर लग सकती हैं अगर ये केस आगे बढ़ता है तो? देखो मैं इस बात को ये कहूंगा कि हमारे जब 8 जवान शहीद हुए थे, वो एक बड़ा एक दुख वाला एक माहौल था कि हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन इसको मरना ही था और मरता एक जुडिशियल प्रोसेस में आने के बाद में इसको फांसी की सजा दी जाती, ये ट्रायल फेस करता और जो बाकी के लोग जो जिनको खुलासा होना था वो लोग खुलते। लेकिन ये जो पुलिस ने गेम खेला है, ये सीधा-सीधा एक तरीके से मर्डर है और ये हत्या का मामला है। ये हत्या का मामला इन पर दर्ज होना चाहिए और मैं ये कहता हूं कि सीबीआई या क्या नाम है किसी भी चीफ जस्टिस के द्वारा इसकी पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि असल लोगों का पता लगाना अब खैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, कहाँ ये साजिश रची गई थी, कहाँ पर मतलब है कि किन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया था। पिछले 30 साल से क्योंकि सन 2000 में भी क्या नाम है जब ये थे ये बीजेपी का जब उस वक्त में सरकार थी और थाने के अंदर एक मिनिस्टर को थाने के अंदर घुस करके इन्होंने मारा था, तब आप ये देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इन लोगों का आतंक था, कौन लोग इसके ऐसे पीछे ताकतें थी कि जब इसको बढ़ावा मिल रहा था। 30 साल तक पूरा इसने अपना राज चलाया। आज जब राजों को दफन करने के लिए इसको जो पूरा फिल्म स्टोरी बना करके इसका एक तरीके से इसकी हत्या की गई है। एनकाउंटर मीन्स ये है कि फेक एनकाउंटर एलिगेशन इन पर लगना चाहिए, इन पर कि इन्होंने उसको उठा करके जबरन उसकी हत्या की गई है। हत्या का मुकदमा इन पर कायम होना चाहिए। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा, क्योंकि हम बीते कई सालों से देख रहे हैं जो फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं। अगर इसी केस की बात करूँ, जो भी विकास दुबे के साथी थे, सबके साथ यही कहानी दोहराई गई और सबका फेक एनकाउंटर किया गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पुलिस ही कानून को हाथ में ले लेगी, तो अपराधी जो हैं वो इससे डरेंगे या अपराध और बढ़ेगा? बिल्कुल सही बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखो न्यायपालिका के ऊपर से पूरी तरीके से एक विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर करके उसको मार दिया जाता है, तो हमारा जो उसको एक प्रोसेस ट्रायल चलना चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए कि क्या वो बंदा इन्वॉल्व था या उसके साथ में कितने लोग इन्वॉल्व थे या वो इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है? तो वो पूरा प्रोसेस में आना चाहिए। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि ये आज की डेट में जो सरकारें हैं या जो सरकारें चल रही हैं, एक राम राज्य को लेकर हमारे क्या नाम है राम जो थे वो बड़े महान थे और उनका नाम लेकर के इन्होंने राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे हैं और देखा ये जा रहा है कि राम राज्य की जगह रावण राज्य इन्होंने शुरू कर दिया है। तो जहां तक बात है, देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यवस्था करने वाले जो लोग होते हैं वो न्यायपालिका पर जब उन लोगों का भरोसा नहीं रहेगा, तो आम आदमी का भी पूरी तरीके से इन पर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम है कि मैं ये कहता हूँ कि वेयर इज ह्यूमन राइट। आज मानवाधिकार कहाँ गया? आज सरकारें कहाँ चली गई? जो लोग आज तक यही बताते रहे कि फर्स्ट पिलर जुडिशरी का होता है, सेकंड पिलर एग्जीक्यूटिव का होता है जो कार्यपालिका होती है, और थर्ड पिलर क्या नाम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का होता है जो जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, है ना? और जो फोर्थ पिलर आता है मीडिया। आज पूरे सिस्टम को उठा करके देख लीजिए, न्यायपालिका के नीचे अगर आप बात करेंगे तो सारा सारा सिस्टम अब खराब हो चुका है। आज जी। भी थोड़ा अगर कोई बचता है, किसी पर यकीन किया जा सकता है तो वो एक न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका के होते हुए भी अगर ये गैर संवैधानिक तरीके से काम होंगे तो न्यायपालिका के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा खत्म हो जाएगा।